22 अक्टूबर 2008 सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक PSLV रॉकेट से लॉन्च किया अपना पहला लूनर मिशन चंद्रयान-1। इस मिशन का मेन गोल ये था कि मून के लूनर एटमॉस्फेयर और लूनर साउथ पोल की अच्छे से जांच की जाए। लूनर या मून सरफेस भी कह सकते हैं, या फिर अब चंद्रयान-1 के दो हिस्से थे। पहला ऑर्बिटर जो मून के अराउंड ऑर्बिट करे, और दूसरा MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब। इसका काम था मून के सरफेस पर लैंड करना, जो दिखने में किसी डब्बे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे साइंटिस्ट लोग मून पे माइक्रोवेव फेंक के मारने वाले हो, मतलब कि काफी बड़ा माइक्रोवेव। ऑर्बिटर को ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि वो इस पोलर रीजन में यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑर्बिट करके मून की लूनर केमिकल, उसकी मिनरलॉजी और फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग की डेटा कलेक्ट कर सके। हाँ, अब ये सब सुन के तो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक लगता है, लेकिन अच्छा हुआ ये सब समझना हमारा काम नहीं है। अब साइंटिस्ट लोगों को मून के बारे में जानने की इतनी ही इच्छा थी कि इसके अंदर इन्होंने सब कुछ ही फिट कर दिया था, जैसे कि टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, मून इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रयान-1 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, सब की वी एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर, सारा मतलब कि लिटरली सारा कुछ ही डाल दिया था इन्होंने। हालांकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जरूरी है किसी भी एक मून मिशन के लिए, और ऐसे ही कई इंस्ट्रूमेंट के चलते इसरो के साइंटिस्ट ने आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खोज की। अब ये खोज क्या थी फिलहाल अभी तो सभी को पता चल ही गया है, लेकिन अगर आपको अब तक पता नहीं भी है तो फिर आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ट्रस्ट मी, ये शायद 21st सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिस्कवरी थी। वहीं अगर MIP की बात करें तो उसका काम था कि एज द नेम सजेस्टेड कि मून के लूनर सरफेस पे जाके इम्पैक्ट करे। अब इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि मून के इस साउथ पोल के रीजन में इतने ज्यादा उबड़ खाबड़ क्रेटर्स होते हैं कि किसी भी प्रोब का यहाँ पर लैंड करना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो एक तरीके से इसे हार्ड लैंडिंग भी कह सकते हैं। That was awesome! Yes! अब ऑर्बिटर मून के सरफेस से अराउंड 100 किलोमीटर दूर पोलर रीजन पर ऑर्बिट कर रहा था। फिर इक्वेटर पर पहुंचने से ठीक पहले वो रिलीज करता है MIP को, जिसका काम था मून पे लैंड करना। लेकिन अब वो इतनी तेजी से नीचे जा रहा था कि लगता है नसीब में सिर्फ क्रैश लैंडिंग ही लिखी हो। मगर नीचे जाते वक्त क्रैश होने से पहले उसने अपने कैमरा से फिर लगभग 3000 से भी ज्यादा मून पे सेल्फीज ली। मेरा मतलब है मून के क्लोजर इमेजेस लिए। यार, अब मून पे जाके तो सेल्फीज तो बनती हैं, और क्या पता उसकी आखिरी इच्छा रही हो कि मून पे जाके सेल्फीज लें। और सच कहूं तो भाई, लड़कियां मॉल के वॉशरूम में भी जाके कभी कभी से ज्यादा फोटोज ले लेती हैं। तो यार, अब मून पे तो बनता है। चलो खैर, अब MIP के क्रैश होने से पहले जितने भी डेटाज और इमेजेस थे वो सारे मिशन कंट्रोल को वो डिलीवर कर देता है, और 14 नवंबर 2008 को वो लूनर साउथ पोल में जाके क्रैश कर जाता है। फिर उसके क्रैश साइट के लोकेशन को बाद में जवाहर स्थल या फिर जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। अब जो ऑर्बिटर था उसके ऑर्बिट करने के अलावा और भी बहुत सारे कई काम थे, जैसे मून की टोपोग्राफी, मिनरलॉजी, एक्स-रे, इंफ्रारेड, गामा रे, स्पेस वेदरिंग, सोलर विंड, पार्टिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक एनोमलीज, जितना सब कुछ भी है, इन सभी की इंफॉर्मेशन लेना और मेजरमेंट्स करना, ताकि ये सारे डेटा आगे आने वाले स्पेस मिशंस में काम आ सके। ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट लोग एक चीज भूल गए थे कि यार, अगर आप पहली बार में अगर इतना सब कुछ नापोगे तो पकड़े तो जाओगे। अब मेरा मतलब है कि जो ऑर्बिटर में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इतना सारा मेजरमेंट्स ले रहे थे, वो सारे सन की रेडिएशन के अंडर आ गए, और फिर उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट स्टार ट्रैकर सिस्टम ओवरहीट के कारण माल फंक्शन कर गया। स्टार ट्रैकर सिस्टम का ये फंक्शन होता है कि वो एक स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को मेंटेन रखे, और इसी के माल फंक्शन कर जाने के कारण सच कहें तो एक स्पेसक्राफ्ट अंधा सा हो जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के बंद हो जाने का मेन कॉज ये था कि जो थर्मल शील्डिंग यूज हो रही थी प्रोब में, जो सूरज चाचू की हार्मफुल हीट और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, वो अब धीरे धीरे फेल हो रहा था। और इसी कारण देखते ही देखते मिशन कंट्रोल से लगभग लॉन्च के 1 साल बाद प्रोब से कम्युनिकेशन अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
फिलहाल देखा जाए तो CH-1 ऑर्बिटर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल की थी, बट सिस्टम फेलियर के चलते घट के सिर्फ 10 महीने 9 दिन की रह गई। लेकिन यह मिशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। अपने 312 दिन की जर्नी में CH-1 ने बहुत सारी डेटा और इंफॉर्मेशंस ली, जिसके एनालिसिस से आगे जाके इसरो के साइंटिस्ट ने यह ढूंढ निकाला कि मून के साउथ पोल के रीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मिलना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। इस डिस्कवरी ने पूरे साइंटिस्ट लोगों के दुनिया भर में नयन चक्षु खोल दिए थे और इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा अप्रिशिएशन मिलने लग पड़ा था। 2020 में नासा के सोफिया मिशन ने फिर पूरी तरह से कंफर्म किया कि हाँ, मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मिलना पॉसिबल है। ना ही इस खोज से मून की जियोलॉजी और हिस्ट्री का पता चलता है, लेकिन अब ये पॉसिबल था कि ह्यूमंस मून पर अपना बेस बना सकते हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। नासा को 2016 में CH-1 का ऑर्बिटर मिला, जो आज भी मून के पोलर रीजन में ऑर्बिट कर रहा है। और आज भी अगर आप गूगल मून पे साउथ पोल के रीजन में देखो तो आपको चंद्रयान-1 का मून इम्पैक्ट प्रूफ दिखेगा। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर घूमते अकेले एक सफेद पत्थर में वक्त गुजारने के लिए कुछ पड़ोसी तो हैं, पर शायद उन्हें हमारी भाषा आती ना हो। इसरो ने अपनी पहली कोशिश में जो कर दिखाया वो सच में काबिले तारीफ था, और इस पे हम इंडियंस को हमेशा गर्व रहेगा। लेकिन केवल ये तो बस अंत भर है एक नई शुरुआत की।